कुछ व्यंजकों का गुणनखंडन सर्वसंख्या के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? सर्वसंख्या के आधार पर। ठीक है, लेकिन हम कैसे समझेंगे कि कौन से व्यंजक में और कौन सी सर्वसंख्या का प्रयोग होगा? ठीक, तो इसके लिए जो है सबसे पहले हमें सर्वसंख्या को जो है अच्छे से समझना होगा और इन्हें ध्यान में भी रखना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सर्वसंख्या को जो है अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इसके प्रयोग से गुणनखंड भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए सर्वसंख्या को समझने के लिए हमें थोड़ा समीकरण को ध्यान में लाना होगा। किसको ध्यान में लाना है? समीकरण को। जबकि समीकरण को जो है हम सब पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक, यदि आपने समीकरण को अभी तक नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए समीकरण और सर्वसंख्या दोनों को एक साथ जो है अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि सर्वसंख्या को समझने के लिए समीकरण को जो है थोड़ा समझना जरूरी है। ठीक, देखिए यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 2x + 3 बराबर है 5। ठीक, और एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 2 ब्रैकेट में लिखते हैं x + 3 और इधर लिखते हैं 2x + 6। ठीक है, अब देखिए पहले ये जो है ये समीकरण है और ये क्या है? ये सर्वसंख्या है। ठीक, लेकिन देखने में तो ऐसा लग रहा है कि दोनों समीकरण है, क्योंकि दोनों में बराबर लगा हुआ है, यहाँ भी बराबर है और यहाँ भी बराबर है और दोनों में x भी है। देखने में तो दोनों समीकरण लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है और वही फर्क हमें यहाँ समझना है। अगर हम समीकरण की बात करें तो यहाँ जो x है, x की अगर जो है हम कुछ वैल्यू यहाँ पे रखें और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करें तो दोनों साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाने चाहिए। ठीक है, ये बराबर होगा, लेकिन x के जो है कुछ मानों के लिए, मतलब यहाँ x का केवल एक ऐसा मान ही होगा कि यहाँ रखने पर जो है ये दोनों साइड जो है बराबर हो जाएंगे। ठीक है, x के अगर कितने भी मान यहाँ रखेंगे, अगर 10 मान, 5 मान, 6 मान, मतलब बहुत सारे मान अगर x के यहाँ रखेंगे तो ये दोनों साइड जो है बराबर नहीं होगा। ये दोनों साइड कब बराबर होगा? केवल x के केवल एक मान के लिए। कितने मान के लिए भैया? एक मान के लिए। ठीक है, क्योंकि यह रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें x की पावर 1 हो। तो यहाँ x की पावर 1 है, तो x की पावर जितनी होती है उसके उतने ही मान निकलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x के केवल एक मान के लिए यह समीकरण दोनों साइड बराबर हो सकता है। ठीक, अब थोड़ा सर्वसंख्या को हम समझते हैं। सर्वसंख्या में ऐसा नहीं होता है। सर्वसंख्या में क्या होता है कि x के कितने भी मान आप रख दीजिए, मतलब x की जगह जो है हम x की चाहे जितनी वैल्यू रख के इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमेशा बराबर निकलेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 2 रखें, कितना रखें? 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर इंटू x का मान लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे +3 और बराबर लिखेंगे 5। अगर इसको सॉल्व करें तो 2 दूनी 4 और 4 3 7 आ जाएगा। इधर 7 हो जाएगा, उधर कितना होगा? 5। तो ये बराबर है नहीं ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ x की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, 2 रखिए, 5 रखिए, 7 रखिए। तो चलिए हम एक वैल्यू यहाँ रखते हैं, चलिए 5 रखते हैं। ठीक है, तो 2 रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे 5, फिर यहाँ रखेंगे 3, बराबर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे यहाँ पे 5, फिर लिखेंगे +6। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 5 3 8 और 8 दूनी 16, फिर यहाँ पे 5 दूनी 10 और 10 6 16। देखिए बराबर आ गया ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर्वसंख्या में हम दोनों साइड x लिखे हैं, ठीक है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, लेकिन समीकरण में जो है एक ही साइड x लिखे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हम इधर भी x लिख सकते हैं। अगर 5 - x करके लिखेंगे या 5 + x करके लिखेंगे या कुछ और भी लिख सकते हैं, फिर भी यह जो है x के केवल एक मान के लिए ही दोनों साइड बराबर हो पाएगा। ठीक है, और सर्वसंख्या में जो है यहाँ हम x की वैल्यू 5 रखे हैं, आप x की वैल्यू 6 7 2 1 कुछ भी 0 रख के, माइनस में रख के, बटे में रख के, कुछ भी रख के आप चेक करेंगे, ये हमेशा दोनों साइड बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सर्वसंख्या और समीकरण में क्या अंतर निकलता है कि समीकरण जो है, समीकरण कुछ मानों के लिए
और कितने मानों के लिए? यक्स की जितनी पावर होगी। अगर यक्स की पावर 2 है तो 2 मानों के लिए, यक्स की पावर 3 है तो 3 मानों के लिए, यक्स की पावर 1 है तो 1 मान के लिए। ठीक है, तो समीकरण जो है कुछ मानों के लिए सही रहता है या संतुष्ट होता है, कुछ मानों के लिए संतुष्ट होता है। ठीक है, और सर्वसमीकरण में क्या होता है? सर्वसमीकरण में जो है सभी मानों के लिए, यक्स के सभी मानों के लिए संतुष्ट होता है। ठीक है, तो सर्वसमीकरण जो है सभी मानों के लिए होता है और समीकरण जो है कुछ मानों के लिए। यही होता है सर्वसमीकरण और समीकरण में अंतर। ठीक है, तो यहां हम पढ़ रहे हैं सर्वसमीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? सर्वसमीकरण। ठीक है, और यहां हम जो है इस वीडियो में जो है 2 सर्वसमीकरणों की चर्चा करेंगे। कौन कौन से सर्वसमीकरणों की चर्चा करेंगे? पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पहला है। दूसरा कौन सा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितना होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ इस वीडियो में जो है हम 2 सर्वसमीकरणों को पढ़ेंगे और इनके प्रयोग से हम गुणनखंड भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इन दोनों सर्वसमीकरणों को अच्छे से जो है गुणनखंड करके जो है समझ लेते हैं कि कैसे सर्वसमीकरण का जो है प्रयोग करके हम गुणनखंड करते हैं। देखिए यहाँ है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों सर्वसमीकरणों को जो है हम एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ कंपेयर करके अच्छे से समझ लेंगे। पहले इन दोनों सर्वसमीकरण को अच्छे से देखिए यहाँ लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। तो यहाँ इस राइट हैंड साइड में देखिए, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है? माइनस, मतलब सेम वही सब है। और ध्यान से देखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें कितने पद हैं? टोटल 3 पद हैं और इसमें टोटल कितने पद हैं? 3 पद हैं। ठीक है, देखिए हमें जब गुणनखंड करने के लिए दिया जाएगा तो ये राइट हैंड साइड वाला पद ही दिया जाएगा। जो व्यंजक हमें मिलेगा वो 3 पदों वाला मिलेगा। ठीक है, इधर वाला मिलेगा और उसके बाद जो है इनके सहारे हमें लेफ्ट वाला लाना पड़ेगा। तो हमें ये समझना होगा कि माइनस वाला है कि प्लस वाला है। तो कैसे समझेंगे? जहाँ 2ab लिखा है अगर वहाँ प्लस है तो प्लस वाला रहेगा, अगर 2ab वाला माइनस है तो माइनस वाला रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल के द्वारा जो है हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं हम 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। ठीक है, और यहाँ लेते हैं x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64। ठीक, तो चलिए इनका जो है हम अच्छे से फैक्टर करके जो है अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ 3 पद हैं और यहाँ भी 3 पद है। तो सबसे पहले इसमें देखिए यहाँ 3 पदों में से 2 पद स्क्वायर वाले हैं जिनको हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। a स्क्वायर है और b स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर है और b स्क्वायर है। ठीक है, तो जो ये 3 पद दिए गए हैं इसमें से सबसे पहले आप स्क्वायर वाले पद को ढूंढिए। जैसे हम यहाँ ढूंढते हैं कि यहाँ x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और 4 को हम स्क्वायर के रूप में बना सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ 9 को देखिए, 9 को हम लिख सकते हैं प्लस 3 स्क्वायर। ठीक, और यहाँ भी हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है x स्क्वायर है और यहाँ पर जो है 64 को हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बीच वाले पद को जो है हम ऐसे नोट कर लेते हैं अभी 12x। ठीक है, और यहाँ भी नोट कर लेते हैं हम 16x। ठीक है, ये थोड़ा दूर हो गया है, चलो इसके पास लिख देते हैं। ये थोड़ा प्लस 64। ठीक, देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 2 के ऊपर स्क्वायर है, x के ऊपर स्क्वायर है, तो इसे हम इस तरीके लिखेंगे, 2x लिखेंगे फिर ब्रैकेट लगा के 1 स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम 3 स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे हम प्लस 2 फिर इंटू करके ये लिखेंगे प्लस 2x, अब इंटू करके लिखेंगे 3। यही तो लिखा है, देखिए यहाँ पर a लिखा है b लिखा है, तो ये वाला a है और ये वाला b है और 2 एक्स्ट्रा अपने से लगा दिया जाता है। फिर हम यहाँ चेक करेंगे गुणा करके, देखिए 2 दूनी 4 और 4 3 12 आ गया ना, फिर x है ये भी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके जो है हम पहले स्क्वायर वाले पद को ढूंढेंगे,
स्क्वायर वाले पद को ढूंढने के बाद उसको बनाएंगे, बनाने के बाद इन्हीं के सहारे हम बीच वाले पद को लिखेंगे। जब बीच वाले पद को लिख लेंगे उसके बाद यहाँ जो दिया गया है उससे हम टैली करेंगे। मिल रहा है, मिलेगा तो है ही, गुणनखंड करने के लिए दिया गया है तो मिलेगा। अगर कभी कभी चेक करने के लिए देता है कि चेक कीजिए कि इसका ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही चेक करते हैं कि पहले स्क्वायर वाले को बनाएंगे, फिर उसके बाद बीच वाले को चेक करेंगे। अगर इतना आ रहा है तो समझ लीजिए है परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग है, अन्यथा नहीं है। ठीक, यहाँ भी हम ऐसे कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ भी लिखेंगे, एक मिनट, 8 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2, फिर ये वाला एक्स लिखेंगे, फिर ये वाला लिखेंगे 8। ठीक है, देखिए 8 दूनी 16 आ गया ना। यहाँ लिखेंगे 8 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये वाला लिखेंगे 2x और ये वाला लिखेंगे +3, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, ये वाला लिखेंगे x और ये वाला लिखेंगे 8 और ये माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस। ठीक, तो इस तरह जो है ये पहले वाले का फैक्टर हुआ है और ये दूसरे वाले का फैक्टर हुआ है। ठीक, तो इस तरह जो है हम सर्व समीकरणों का प्रयोग करके जो है गुणनखंड आसानी से कर लेते हैं। तो चलिए अब हम जो है एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, निम्न व्यंजक का गुणनखंड कीजिए, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। सबसे पहले हम इन तीनों पदों में से स्क्वायर वाले पद को ढूंढेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 9 है तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, फिर लिखेंगे x स्क्वायर, फिर यहाँ पे 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद जो है बीच वाले पद को हम ऐसे उतार लेते हैं 12x, फिर यहाँ लिखेंगे हम 3x, ये जो स्क्वायर लगा हुआ है इनको हम जो है एक ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे 3x का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे जो है प्लस, यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे 2 अपने मन से, फिर ये लिखेंगे 3x, फिर ये लिखेंगे ये वाला 2। ठीक, फिर यहाँ लिख देंगे 2 स्क्वायर। अब यहाँ इनको गुणा करके अगर हम चेक करें 2 3 6 6 दूनी 12, ये वाला आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर वाला है उसके ब्रैकेट के अंदर वाला लिखेंगे 3x और ये जो 2 स्क्वायर है उसको लिखेंगे हम +2। ठीक है, यहाँ अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट लगा के जो है स्क्वायर लगा देंगे। इस तरह जो है इस वाले व्यंजक का जो है फैक्टर आसानी से हो गया है। तो आज हमने सरल समीकरणों के प्रयोग के द्वारा गुणनखंड करना सीखा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।